नमस्कार। आज हम उस चेन रिएक्शन को समझने वाले हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल रहा है। ये कहानी एक चिंगारी से शुरू हुई और देखते ही देखते इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वो सवाल है जिसने 2022 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। और यकीन मानिए, इस सवाल का जो जवाब उन्होंने ढूंढा वो ग्लोबल फाइनेंस के नक्शे को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो ये सब शुरू हुआ एक ही बड़े झटके से, एक ऐसा भू राजनीतिक झटका जिसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव ही हिला दी। एक ऐसा कदम जिसने दशकों के भरोसे को एक ही पल में तोड़कर रख दिया। ये शब्द उस खलबली को बिल्कुल सटीक बयां करते हैं जो तब मची थी जब यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके साथियों ने रूस के अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। दुनिया भर के देशों को अचानक ये एहसास हुआ कि उनका वो पैसा जिसे वो सबसे महफूज मानकर अमेरिकी सिस्टम में रखते थे, असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, एक हथियार। अच्छा, इस कदम की गंभीरता को समझने के लिए पहले हमें रिजर्व करेंसी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए, दशकों से अमेरिकी डॉलर ही दुनिया की मेन रिजर्व करेंसी रहा है। इसका मतलब ये कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार, खासकर तेल, गैस और बाकी जरूरी सामान, डॉलर में ही खरीदा बेचा जाता है। तो हर देश के लिए ये एक मजबूरी भी थी और जरूरत भी कि वो अपने पास डॉलर का भंडार रखे। और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। रूस के रिजर्व्स को फ्रीज करने से ये साफ हो गया कि डॉलर सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत खतरनाक हथियार भी है। पहली बार ऐसा हुआ कि डॉलर रखना फायदे का सौदा कम और एक बड़ा खतरा ज्यादा लगने लगा। संदेश एकदम साफ था, अगर आप अमेरिकी पॉलिसीज के साथ नहीं हैं तो आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को एक झटके में बंधक बनाया जा सकता है। तो इस नए खतरे को भांपते ही दुनिया भर के देशों ने एक सुरक्षित विकल्प की तलाश शुरू कर दी। और ये रिएक्शन बहुत बड़ा था और लगभग एक साथ हुआ। देश एक ऐसा एसेट ढूंढने लगे जिस पर किसी एक देश का कंट्रोल ही ना हो। जरा ये आंकड़ा देखिए, 43%। ये उन सेंट्रल बैंकों की संख्या है जिन्होंने 2025 तक अपने सोने के भंडार को और बढ़ाने का प्लान बनाया है। पिछले 10 साल में यह सबसे ऊंचा स्तर है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि डॉलर पर टिके पुराने सिस्टम में पैदा हुए गहरे अविश्वास का सीधा सबूत है। और ये ग्राफ तो उस बदलाव की पूरी कहानी कह रहा है। इतिहास में पहली बार दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के पास अमेरिकी ट्रेजरी यानी डॉलर वाली संपत्ति से ज्यादा सोना इकट्ठा हो गया है। देशों ने धड़ाधड़ अपने डॉलर एसेट्स बेचकर सोना खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सोने में काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। अब ये क्या बला है? इसका सीधा सा मतलब है कि सोने की कीमत किसी दूसरे देश या बैंक के वादे पर निर्भर नहीं करती। सोना किसी की देनदारी नहीं है, वो अपने आप में एक एसेट है, उसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। तो पहला डोमिनो गिरा डॉलर पर अविश्वास का, दूसरा गिरा सोने की तरफ भागने का। अब बारी है तीसरे डोमिनो की। ये अविश्वास सिर्फ सोना खरीदने तक ही नहीं रुका, इसने तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ही अलग अलग गुटों में बांटना शुरू कर दिया है। अब दुनिया दो बड़े आर्थिक खेमों में बंटती हुई साफ नजर आ रही है। एक तरफ है अमेरिका वाला गुट जो सर्विसेज और कंजम्पशन पर चलता है, यानी ये दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं। और दूसरी तरफ है चीन वाला गुट जिसका पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री पर है, मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। और ये सिर्फ व्यापार का बंटवारा नहीं है, ये दो अलग अलग आर्थिक सोच की सीधी टक्कर है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जमीन पर हो रहा है। अमेरिका अपने चिप्स एक्ट के जरिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को वापस अपने देश ला रहा है। उधर चीन अपना CIPS पेमेंट सिस्टम बना रहा है जो सीधे सीधे डॉलर वाले स्विफ्ट सिस्टम को टक्कर देता है। ब्रिक्स देश भी मिलकर एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने में जुटे हैं। मतलब साफ है, देश अब एक ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं जहां व्यापार के लिए उन्हें अमेरिकी सिस्टम या उसकी इजाजत की जरूरत ही ना पड़े। तो अब हम एक बहुत अजीब दौर में आ गए हैं जिसे एक्सपर्ट्स इंटीग्रेटेड डिस्ट्रस्ट यानी जुड़ा हुआ अविश्वास कह रहे हैं। इसका मतलब है कि देश व्यापार के लिए एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन भरोसा किसी को किसी पर नहीं है। सब अपना प्लान भी तैयार कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर अलग कैसे हुआ जाए। और ऐसे माहौल में कुछ देश दूसरों से कहीं बेहतर करने के लिए तैयार दिखते हैं। जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे से ट्रेड वॉर में उलझी हुई हैं, भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। भारत ने बाहर देखने के बजाय अपने अंदरूनी सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किया है। और अब दुनिया देख रही है कि कैसे भारत के रणनीतिक रिश्ते और उसका किसी एक गुट में शामिल न होने का स्टैंड उसे इस नई दुनिया में एक बहुत अहम खिलाड़ी बना रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस उथल-पुथल भरे माहौल में भारत की अपनी स्ट्रैटेजी एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है।
इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की अपनी विशाल घरेलू मांग, जो उसे बाहरी झटकों से बचाती है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के चलते वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो चीन से निकलना चाहती हैं। राजनीतिक स्थिरता और मजबूत लीडरशिप ने दुनिया भर में भरोसेमंद पार्टनरशिप्स बनाई हैं, और इन सबसे बढ़कर भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी उसे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। मतलब जब दुनिया बाहर लड़ रही है, भारत अंदर से मजबूत हो रहा है। डोमिनोज अब भी गिर रहे हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या ग्लोबलाइजेशन का वो दौर खत्म हो गया जिसे हम जानते थे? कि आने वाला भविष्य एक दुनिया का है या फिर कई अलग अलग दुनियाओं का होगा, जिनके अपने नियम, अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी करेंसी होगी? ये सोचना अब सिर्फ अर्थशास्त्रियों का काम नहीं रहा।